So, hello everyone. Today we have to cover the chapter from the class 10 history. And the chapter is the rise of the nationalism in Europe. And the topic is about the revolutionary. जो हमने देखा था बेटा कि 1815 में दोबारा से कंजर्वेटिव ऑर्डर जो था उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है और बर्बन फैमिली जो है वो दोबारा से वहाँ पे रूल करने लग जाती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या वर्क किया था, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे रिवॉल्यूशनरी टाइम पीरियड ड्यूरिंग द 1815 से लेके 1848 तक में उन्होंने क्या क्या यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स फॉरवर्ड किए जिससे वहां पर एक बेटर क्वालिटी ऑफ लिबर्टी, सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश हो सके। तो देखते हैं क्या उनकी आइडियोलॉजी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडियोलॉजी की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रिवॉल्यूशनरी अपोज्ड द कंजर्वेटिव ऑर्डर, यानी कि उन्होंने अपोज किया था कंप्लीटली यहाँ पर उन्होंने कंजर्वेटिव्स को, और यहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश करने के बारे में बोला कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि एक ऐसे नेशन स्टेट की फाउंडेशन रखनी चाहिए जो यहाँ पर एडवोकेट करेगा फ्रीडम को, मींस लिबर्टी को करेगा, डेमोक्रेसी इन द सेंस कि यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी लीडर्स होंगे या फिर रूलर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे यहाँ पे। सेकेंडली यहाँ पर देखा जाए पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि यहाँ पे सोवरेनिटी होगी एक नेशन स्टेट की, वहां पर एक्सटर्नल पावर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पर स्टेट भी सोवरेन होगी और यहाँ पर जो सिटीजन्स जो होंगे स्टेट की वो भी यहाँ पर क्या होंगे, सोवरेन होंगे, उनके भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये यहाँ पर कौन चाहते थे, रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे। और रिवॉल्यूशनरीज में कौन थी, लिबरल्स थे बेटा। और लिबरल्स कौन थी ज्यादातर, यहाँ पे जो थर्ड स्टेट की जो वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करने वाले थे और जो प्रोफेशनल्स जो थे और एजुकेटेड पर्सन जो थे वो यहाँ पर मेनली हम रिवॉल्यूशनरीज में काउंट करते हैं। आफ्टर ऑनवर्ड देखा जाए यहाँ पर तो सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पे फाउंडेशन रखना स्टार्ट कर दी गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए फॉलोइंग द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, यहाँ पे है ना मोनार्की यानी कि जो एक ना राजतंत्र जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो जाता है आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ द नेपोलियन बोनापार्टी। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, मैनी नेशनलिस्ट जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी बहुत सारे जो नेशनलिस्ट जो लिबरल्स जो थे वो अब यहाँ पर अंडरग्राउंड होने लग जाते हैं और फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटी टू ट्रेन मेंबर्स। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड करना स्टार्ट कर दिया और वहां पर उसके जो मेंबर्स थे सोसाइटी के उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे हमें वर्क करना होगा फॉर द नेशन स्टेट एंड डिस्क्रिमिनेट रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, और कैसे हमें यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को एक्सपेंड करना है वो भी यहाँ पर बताया गया था। आफ्टर ऑनवर्ड देखा जाए जोसेफ मार्शल जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिबरल माने जाते हैं और बहुत अच्छे लाइक यहाँ पर माने जाते हैं कि एक रिवॉल्यूशनरी रहे थे जिसने इटली यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग भी की थी। तो अब देखते हैं एक इटालियन रिवॉल्यूशनर था जोसेफ मार्शल, वो बिकेम ए मेंबर ऑफ द कार्बोनी, एक सोसाइटी है उसके मेंबर रहे थी। और देन यहाँ पर उन्होंने उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन रखी थी दो मेन सीक्रेट सोसाइटीज की। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कौन सी सोसाइटीज रखी थी फाउंडेशन की। तो इटली इन मर्सलिस, एक तो इटली में मर्सलिस यंग इटली जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी बेटा मर्सलिस में, और सेकंड यहाँ पे यंग यूरोप जो बैरन में हमें देखने को मिलती है। तो ये दो सीक्रेट मेन सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी बाय द जोसेफ मार्शल व्हिच इंक्लूडेड द मेंबर फ्रॉम, यहाँ पर इसमें मेंबर कौन कौन थे, लाइक पोलैंड से थे, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये मेन 4 कंट्रीज थी जहां से डिफरेंट एरिया से पर्संस जो है वो इन सोसाइटीज के मेंबर्स बनते हैं और फिर यहाँ पर जोसेफ मार्शल के साथ वो वर्क करते हैं और उनको ट्रेन किया जाता है टू फाउंडेड ए नेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑन द फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड द सॉवरेनिटी बेसिस।
तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक है। ये कई बार क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो पुट किया जा सकता है आप लोगों से कि यहाँ पर देखा जाए कि हमें पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी क्या थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी और पॉपुलर सॉवरेनिटी को ये सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। फिर इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फाउंडेशन रखना स्टार्ट किया और ऑनवर्ड उन्होंने यहाँ पर एक मेन पॉपुलर जो है जो रिवॉल्यूशनरी रही थी जिन्होंने 2 मेन सीक्रेट सोसाइटीज की फाउंडेशन रखी थी और यंग इटली और यहाँ पर देखा जाए एक यंग यूरोप जो है 2 ये मेन सोसाइटीज थी। और सेकेंडली देखा जाए इटली की यूनिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर जैसे ड्यूक मार्टिनेज ने यहाँ पर ये भी बोल दिया था कि ये डिक्लेयर भी किया था, डिस्क्राइब किया गया था कि एज अ डेंजरस फॉर द कंजर्वेटिव ऑर्डर। किसने बोला था? यहाँ पे ड्यूक मार्टिनेज ने बोला था बेटा। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है द रिवॉल्यूशनरी टॉपिक। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में भी आया होगा और यदि कोई भी इश्यूज है तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच। रिवॉल्यूशनरीज किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज टॉपिक करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज 1830 और 1848 के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी। जैसे यहाँ पर देखा जाए पूरे यूरोप के जो पॉलिटिकल सिस्टम जो था, एक रूलिंग सिस्टम जो था वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं पहले जुलाई रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर होता है जहाँ पर लिबरल्स जो हैं और रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो यहाँ पर जो है ओवरथ्रो कर देते हैं बर्बन किंग को और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो एस्टैब्लिश कर दी जाती है और उसके जो हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं वो लुइस फिलिप बनते हैं। बेटा कौन बनते हैं? लुइस फिलिप बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जुलाई रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था क्योंकि इसी के साथ में ही यहाँ पर हमें बेल्जियन रिवॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बैटरीज ने भी बोला था कि यहाँ पर फ्रांस में जो भी होगा पूरे यूरोप पे इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे इफेक्ट जो है वो हमें अनदर एरियाज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए जुलाई रिवॉल्यूशन जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। जैसे बर्बन जो किंग जो बना था 1815 में जब आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे बर्बन फैमिली या बर्बन डायनेस्टी की यहाँ पे दोबारा से रिस्टोरेशन हो जाती पावर, तो उसी को ओवरथ्रो कर दिया जाता है 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन के अंदर। और वहां पर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम जो है वो यहाँ पर आ जाता है और उसके लीडर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लुइस फिलिप बनते हैं। फिर आते हैं बेल्जियन रिवॉल्यूशन। बेल्जियन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो ये हमें ब्रसल्स में देखा जाए बहुत ज्यादा इरप्शंस जो है वो होने लग जाते हैं और उसी का रिजल्ट जो है ना वो क्या निकलता है कि हमें बेल्जियम जो है वो सेपरेट हो जाता है। किससे? यूके ऑफ द नीदरलैंड से हो जाता है। किससे हो जाता है? यूके ऑफ द नीदरलैंड। ये भी यहाँ पर जुलाई 1830 में ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2 मेजर जो है यहाँ पर हमें पॉलिटिकल सिस्टम में इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन जुलाई रिवॉल्यूशन में। तभी यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं ये ग्रीस जो है वो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो था उसका पार्ट होता था और उस पे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा होता था। लेकिन यहाँ पे ग्रीस जो था उसके जो कल्चर जो था ओल्ड ट्रेडिशन कल्चर लैंग्वेज वो all kind of the things are different from the Ottoman Empire because Ottoman Empire ruled by the Islamic ruler और इस्लाम की रूल रेगुलेशंस और उनका कल्चर ट्रेडिशन बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर ना 15th सेंचुरी से ही वहां पर रूल कर रहे थे ग्रीस के ऊपर कौन? ऑटोमन एम्पायर। और ग्रीक्स जो है वो इंस्पायर्ड हुए कहां से? जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे अनदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो वहां से वो क्या करते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं और उससे से यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो उसका स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होता है 1821 में। और यहाँ पर ग्रीक्स जो है वो सपोर्ट किए जा रहे होते हैं उस टाइम पे वेस्ट यूरोपियंस के थ्रू जिनके मन में जिनकी फीलिंग थी और सिंपैथी थी टुवर्ड्स द ग्रीस का जो ग्रीक्स का कल्चर जो था उसके लिए, जो ओल्डर ट्रेडिशन और कल्चर था उसके लिए थी। और साथ में जो ग्रीक्स जो थे नेटिव्स जो थे जो आज के टाइम पे एक्साइल, वो यहाँ पर ग्रीक्स को सपोर्ट भी किया जा रहा है। वेस्टर्न यूरोपियन एंड ग्रीक्स हु लिव्ड इन द एक्साइल, यानी कि जो एक्साइल्स में रहने लग रहे थे और जो वेस्ट यूरोपियंस जितने भी थे
वो सभी यहाँ पर सपोर्ट करने लग रहे थे यहाँ पे ग्रीक वॉर को। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे ना, उन्होंने भी अपनी ऑल दैट थॉट्स, पोएम्स में, स्टोरीज में उन्होंने राइट डाउन करना स्टार्ट किया और बताया कि यहाँ ग्रीस जो था वो एक क्रैडल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। मीन्स कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उसका बर्थ जो है वो यहाँ पे ग्रीस से ही हुआ है। यहीं से ऑल दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो थे वो यहीं से हमें यहाँ पे मिले हैं। तो हमें यहाँ पर सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी मोबिलाइज्ड होना पड़ेगा और सपोर्ट करना होगा स्ट्रगल को। किसके स्ट्रगल को? ग्रीक स्ट्रगल को। किसके अगेंस्ट में? मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश पोएट जो थे लॉर्ड बायरन, वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उन्होंने वॉर के लिए फंड भी ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर वो स्ट्रगल जो है ना वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 1832 में एक ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। वो यहाँ पर होती है जिसके अंदर यहाँ पे ग्रीस को इंडिपेंडेंस जो है वो मिल जाती है और एक इंडिपेंडेंट नेशन की फाउंडेशन यहाँ पर रखी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पोएट्स जो है इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लोगों को इंस्पायर किया था और यहाँ पर लोगों के थॉट्स को, ओपिनियंस को मोबिलाइज किया और यहाँ पर स्ट्रगल में उससे सपोर्ट मिला। और यहाँ पर किसके अगेंस्ट में किया था सपोर्ट? मुस्लिम एम्पायर की। और यहाँ पे इंग्लिश पोएट्स होते उन्होंने तो फंड तक ऑर्गेनाइज किया था किसके लिए? वॉर के लिए। और किसके अगेंस्ट वॉर चल रही थी? मुस्लिम एम्पायर के लिए। और किसको इंडिपेंडेंस दिलानी थी? ग्रीस को। और यहाँ पर ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 जिसके अंदर यहाँ पर ग्रीस को इंडिपेंडेंस जो है वो मिल जाती है और एक इंडिपेंडेंट नेशन की यहाँ पे फाउंडेशन जो है वो रखी जाती है। जो देखा जाए किसके बेसिस पे होती है? जो ओल्ड कल्चर जो था, एक ट्रेडिशन जो था, उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।